हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात की थी। स्टार्ट करते हैं रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। तो जो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, वो हमारा कंप्रेसर है, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है, रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर है और कूलिंग टरबाइन है। यहाँ पे हम अगर डिफरेंस देखें बेसिक एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ, तो होता क्या है, यहाँ पे आपके हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टरबाइन के बीच में आपका रीजनरेटर इंस्टॉल किया जाता है। रीजनरेटर की हेल्प से आप फर्दर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं अपनी रैम्ड कंप्रेस्ड कूल्ड एयर को। अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर के बेस पर देखें, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर के बेस पे देखते हैं कि हमारा नॉर्मल क्या प्रोसीजर चलता है रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो आप सबको पता है कि हमने स्टार्टिंग में जब बात की थी, तो सबसे पहले आपका एम्बिएंट एयर जो होता है, मतलब जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको आप डक्ट के थ्रू रेफ्रिजरेट अपने एयरक्राफ्ट में एंटर कराते हैं और वो आपकी रैम्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। आपका प्रोसेस जो है वो 1 से 2 पर चला जाता है। टीएस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप 1 से 2 पॉइंट पे आ जाते हैं, जहां पे आपका प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम आइसेंट्रोपिक रैमिंग कहते हैं। किसकी? एम्बिएंट एयर की रैमिंग हो रही है। फिर आपकी जो ये रैम्ड एयर है, इसको आप कंप्रेसर में लेके जाते हैं, जहां पे इसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। आपकी रैम्ड एयर जो है वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस होती है। इसका प्रेशर जो है वो फिर बढ़ता है, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टीएस डायग्राम पे देखें तो ये 2 पॉइंट से उठ के 3 पॉइंट पर आ जाती है। और आपके कंप्रेसर से निकलने के बाद जो आपकी रैम्ड एयर है, अब वो ब्लेड एयर में कन्वर्ट हो चुकी है। ब्लेड एयर जब आगे की ओर आती है तो इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपका कंबशन चैम्बर से पास करके उसको आप टरबाइन में पास करवाते हैं, जहां पे वो आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होती है, टरबाइन को मूव करवाती है। जब वो टरबाइन को मूव कराती है, उस टरबाइन की हेल्प से आप क्या करते हैं, कंप्रेसर को रन करवाते हैं। अभी आपकी ब्लेड एयर जो कुछ पोर्शन जो है वो कंबशन चैम्बर में चला गया, कुछ पोर्शन जो आपका बचा हुआ है वो कहाँ जाता है, वो हीट एक्सचेंजर में जाता है, जिसकी आप कूलिंग करते हैं। हीट एक्सचेंजर में इसकी कूलिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, रैम्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। ये रैम्ड एयर आप हीट एक्सचेंजर में पास कराते हैं। ये आपकी जो ब्लेड एयर है उसकी हीट को गेन कर लेती है और फिर ये आपके कूलिंग एयर फैन को चलाने के काम आती है। जो रैम्ड एयर आपकी हीट कैरी कर रही है वो आपके कूलिंग एयर फैन को चलाने के काम आएगी। जब ये आपके कूलिंग एयर फैन को रन करवाएगी, आपका कूलिंग एयर फैन जो है वो इस रैम्ड एयर को यहां से खींचने वाला है और उसको बाहर फेंकने वाला है। अब हम अगर बात करें तो आपकी जो ब्लेड एयर है वो हीट एक्सचेंजर से निकलने के बाद कूल्ड कंप्रेस्ड एयर के नाम से जानी जाएगी। कूल्ड कंप्रेस्ड एयर आपकी फिर कहाँ जाती है, वो रीजनरेटर में जाती है। अब रीजनरेटर से पास होने के बाद ये आपकी कहाँ पहुंचती है, कूलिंग टरबाइन में पहुंचती है। कूलिंग टरबाइन में ये टरबाइन आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होती है। ये टरबाइन को जब रोटेट कराएगी तो ये आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी फर्दर कूलिंग होती है। फिर ये आपके कैबिन की ओर निकल जाएगी। जब ये कैबिन की ओर जाएगी तो इस कैबिन की ओर जाने वाली जो आपकी कूल्ड एयर है, इसका कुछ पोर्शन जो है वो आप रीजनरेटर में यूज करने वाले हैं। ठीक है, कूलिंग टरबाइन से जो एयर आपकी कैबिन में जाती है उसी का कुछ पोर्शन आप क्या करते हैं, रीजनरेटर में यूज करते हैं फर्दर कूलिंग के लिए आफ्टर हीट एक्सचेंजर। वहीं जब आप हीट एक्सचेंजर के बेस पे देखेंगे तो 3 से 4 पॉइंट पे आपका आ चुका है, प्रेशर आपका कांस्टेंट मेंटेन है, टेम्परेचर आपका थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर जब ये रीजनरेटर में जाती है तो इसका टेम्परेचर फर्दर लोअर हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहता है। फिर जब ये टरबाइन में जाती है, आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड होती है, तो इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गिर जाता है, प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है, तो ये 6 पॉइंट पे आ जाती है। फिर उसके बाद जब ये कैबिन की ओर जा रही होती है, 6 से 7 पॉइंट पे हम देखेंगे तो इसमें कुछ हीटिंग ऐड कर दी जाती है, कुछ हीट ऐड अप हो जाती है, जिसकी वजह से कैबिन के टेम्परेचर, कैबिन में जिस टेम्परेचर पे हमें एयर चाहिए उस टेम्परेचर पे हो जाती है और हम इसको आराम से ह्यूमन कंफर्ट के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। जब भी आपकी जो रीजनरेटर से आने वाली जो एयर है वो जब आपके टरबाइन को चलाती है, तो जो आपकी टरबाइन की मूवमेंट है वही आपके कूलिंग एयर फैन को चला रही है, जिससे कि आप इस रैम्ड एयर को जो हीट एक्सचेंजर में कूलिंग के लिए यूज हो रही है उसे आप एटमॉस्फेयर में
बाहर डाल देते हैं। ऐसे ही जब ये एयर आपकी कैबिन में जाती है तो ड्यू टू ह्यूमन हीट और इक्विपमेंट्स की जो आपकी हीट होती है उन सबको एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो इसे आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पे 6 से 7 आपके कैबिन को रिप्रेजेंट किया गया है। 7 के बाद वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो अपने आप में रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो आपका एक ओपन साइकिल बन जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके अलग अलग प्रोसेसेस को पॉइंट के बेसिस पे डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, कंप्रेसर की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आपको पता है आइसेंट्रोपिक इंक्रीज जो हो रहा है आपके टेम्परेचर में, मतलब जो आइडियल अब साइकिल अभी हमने देखी है यहाँ पे, जो आपने अभी अभी यहाँ पे आइडियल साइकिल देखी है, आइडियल साइकिल में जो आपका कंप्रेसर है वो 2 से 3 पॉइंट पे काम कर रहा है, तो 2 से 3 पॉइंट जो है वो आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। आइसेंट्रोपिक इंक्रीज आप यहाँ देखेंगे टेम्परेचर में। वहीं यहाँ पे जैसे मैं 3 डैश मार्क कर देता हूँ तो ये आपका एक्चुअल प्रोसेस होता है। एक्चुअल प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक वे में नहीं होता है, आइडियल जो है वो आइसेंट्रोपिक होता है। एक्चुअल इंक्रीज में क्या आएगा आपका T3 डैश माइनस T2 हो जाएगा। तो आपकी जो कंप्रेसर की एफिशिएंसी उसे आप T3 माइनस T2 ओवर T3 डैश माइनस T2 से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं जब आप हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप T3 माइनस T4 ओवर T3 माइनस T2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करनी है तो हमें एक्चुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन आइसेंट्रोपिक डिक्रीज इन टेम्परेचर देखना होता है। एक्चुअल डिक्रीज की बात करेंगे तो वो T5 माइनस T6 डैश होने वाला है और आइसेंट्रोपिक डिक्रीज की बात करेंगे तो वो T5 माइनस T6 होगा। मास ऑफ आपको देखना है एयर जो आपने कैबिन में सप्लाई की है वो कितनी है, तो वो 3.5 इंटू क्यू ओवर CP T7 माइनस T6 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अभी हमने बात करी थी कि M2 और M1 हमारे दो मासेस यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। पहला मास तो था हमारा जो कि कैबिन में जा रहा है और दूसरा मास है जो कि रीजनरेटर में जा रहा है। ठीक है, M1 हम उस एयर के मास को दे रहे हैं जो कि कैबिन में जाएगा। M2 हम उस मास को डिनोट कर रहे हैं जो कि कैबिन टरबाइन से निकलने के बाद आपका रीजनरेटर में जाने वाला है। तो आपका M2 अपॉन M1 का रेशियो जो है वो T4 माइनस T5 ओवर T8 माइनस T6 होने वाला है। वहीं जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर आपका कंप्रेसर में जनरेट हो रहा है, तो M1 CP T3 माइनस T2 आपका जो है पावर है। और सीओपी की बात करें तो वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात करें तो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है, Q इंटू 3.5। और वर्क इनपुट क्या है आपका, वर्क इनपुट जो है वो आपका पावर के बराबर है M1 CP T3 माइनस T2। तो इससे आप सीओपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। जो हमारे मेन कंपोनेंट्स यहाँ रहने वाले हैं वो है मेन कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर और 2 कूलिंग टरबाइंस हैं यहाँ पे हमारे। ठीक है, इनमें से एक कूलिंग टरबाइन जो है वो आपकी रैम्ड एयर को कूल करने के काम आता है। और जब ये आपकी रैम्ड एयर को कूल कर देता है तो उस कूल्ड रैम्ड एयर को ही हम हीट एक्सचेंजर में सप्लाई करते हैं आपकी जो कंप्रेस्ड एयर है उसको कूल करने के लिए। ठीक है, जैसे देखिए 1 पॉइंट एम्बिएंट एयर है आपका। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद जो हम डक्ट से इसको पास कराएंगे एम्बिएंट एयर को, वो रैम्ड एयर में कन्वर्ट हो जाता है 2 पॉइंट पे। ये आपको पता ही है 1 से 2 का प्रोसीजर। और जब ये आपके रैम्ड एयर है, रैम्ड एयर में से कुछ पोर्शन हमें पता है कि हम हीट एक्सचेंजर के लिए यूज करते हैं ताकि हीट एक्सचेंजर से में जो आपकी कंप्रेस्ड एयर आने वाली है उससे आप हीट कैरी कर सकें। और कुछ एयर जो है वो आपकी कंप्रेसर में चली जाती है जिससे वो कंप्रेस्ड एयर आपकी हीट एक्सचेंजर में बन के जाने वाली है। तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे जाएगी, कंप्रेसर से पास होगी, कंप्रेसर से पास होने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर बन गई। फिर कंबशन चैम्बर में कुछ पोर्शन जाके टरबाइन को रोटेट कराएगा जिससे आप कंप्रेसर को चलाने वाले हैं और कुछ पोर्शन आपका हीट एक्सचेंजर में जाने वाला है। तो ये आपकी कंप्रेस्ड एयर जो हीट एक्सचेंजर में जा रही है इसको आप कूलिंग करेंगे। तो इसकी कूलिंग के लिए आप क्या करते हैं, रैम्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस रैम्ड एयर को हम पहले फर्स्ट कूलिंग टरबाइन से पास कराएंगे ताकि इसको हम पहले ही ठंडा कर लें और इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ज्यादा हो जाए, हीट एक्सचेंजर की जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे कूल्ड रैम्ड एयर आपके पास आने वाली है हीट एक्सचेंजर में, किस चीज के लिए, ताकि वो कंप्रेस्ड एयर की हीट को कैरी अवे कर सके। वो डायरेक्टली आपका कूलिंग फैन जो है उसको खींचकर एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। फिर जब वो रैम्ड एयर ने आपकी हीट कैरी कर ली, अब आपके पास 4 पॉइंट पे 3 पॉइंट तक आपका कंप्रेसर है, 2 से 3 आपका कंप्रेशन डिनोट हो रहा है। जब आप 4 पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलने वाली है, कूल्ड कंप्रेस्ड एयर। तो 3 से 4 पॉइंट पे आ रहे हैं, टेम्परेचर नीचे गिर गया है, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन है। 4 पॉइंट के बाद ये कहाँ जाने वाली है, सेकंड कूलिंग टरबाइन में जाने वाली है जहां पे इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के थ्रू दोबारा कूलिंग होने वाला है।
तो आपके सेकंड कूलिंग टरबाइन में भी आपकी जो कूल्ड कंप्रेस्ड एयर है उसका फर्दर कूलिंग होता है थ्रू आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहाँ आपकी एयर जो है वो एक्सपेंड करती है, टरबाइन को रोटेट कराती है। ठीक है, अब ये जो दोनों टरबाइन्स हैं ये दोनों मिलकर, ठीक है, इन दोनों का ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये दोनों मिलकर आपके कूलिंग फैन को रोटेट करवाते हैं, जिससे कि आप हीट एक्सचेंजर से आप कूल्ड रैम्ड एयर को बाहर खींच पाते हैं। कैबिन में जाने के बाद जब हम देखेंगे 4 से 5 पॉइंट जो है वो आपका सेकंड कूलिंग टरबाइन का है, जहां पे टेम्परेचर प्रेशर जो है वो नीचे गिर जाता है। मेनली ये जो है हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जब आपके हाई स्पीड एयरक्राफ्ट चल रहे होते हैं तो आपका जो टेम्परेचर होता है रैम्ड एयर का, ठीक है, एम्बियंट एयर से जब वो रैम्ड एयर में कन्वर्ट हुई है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वो टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हीट एक्सचेंजर में हीट कैरी नहीं कर सकता, वो वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकता। इसलिए हमने 2 कूलिंग टरबाइन यहाँ यूज़ किए हैं। हमने रैम्ड एयर को पहले कूलिंग टरबाइन में इसीलिए कूल किया है ताकि उसका टेम्परेचर इस लायक हो जाए कि वो हीट एक्सचेंजर में जाके आपकी कंप्रेस्ड एयर से हीट को निकाल सके। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने दूसरा कूलिंग टरबाइन यूज़ किया है जहाँ पे हमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की जरूरत होती ही है। उसके बाद वो कैबिन में जाएगी, कैबिन में उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा और उसके बाद उसको हम एटमॉस्फेयर में बाहर फेंक देंगे और ये हमारी ओपन साइकिल कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इनटेक जो हो रहा है वो भी एटमॉस्फेयर से, एग्जॉस्ट जो हो रहा है वो भी एटमॉस्फेयर में है, तो अपने आप में ये आपका एक ओपन साइकिल बन जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को, पॉइंट्स को अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो नोट कर सकते हैं। ये हमने मार्क किए हुए, मेंशन किए हुए मैंने इसमें सारे। 1 से 2 प्रोसेस है, 2 से 3 प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ रैम्ड एयर, 3 से 4 प्रोसेस है आपका कूलिंग ऑफ कंप्रेस्ड ब्लेड एयर फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पस। वहीं 4 से 5 प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, 5 to 6 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है। वहीं पावर आउटपुट की बात करी जाए तो दोनों टरबाइन से जो भी सप्लाई हो रहा है वो आपकी गियरिंग अरेंजमेंट की हेल्प से आपके फैन को चलाने के काम आता है, ये हमने बात कर ली है। अगर कंप्रेसर की एफिशिएंसी की बात करें तो आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज ओवर एक्चुअल टेम्परेचर राइज आपका रहने वाला है T3 - T2 ओवर T3 - T2। अगर टरबाइन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एक्चुअल टेम्परेचर ड्रॉप ओवर आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर ड्रॉप रहने वाला है T2 - T7 ओवर T2 - T7। वहीं अगर हम यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात करते हैं हीट एक्सचेंजर की तो वो T3 - T4 ओवर T3 - T7 रहने वाला है। जब अगर आप दूसरे टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करते हैं, सेकंड कूलिंग टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो आपकी T4 - T5 ओवर T4 - T5 होने वाली है। मास ऑफ एयर की अगर आप बात करेंगे तो वो टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ओवर CP T6 - T5 रहेगी। यहाँ पे टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो आपका Q × 3.5 और CP T6 - T5 है। पावर जो है वो MB CP T3 - T2 है। COP आपका क्या होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क और पावर। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका क्या है, Q × 3.5, वर्क इनपुट या पावर क्या है, MB CP T3 - T2। इससे आप COP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के डिफरेंसेस की, कंपैरिजंस की बात करेंगे। जितने भी अलग अलग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने पढ़े उन्हीं सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे। थैंक यू।